सेकंड पार्ट में मैं धीरू ठाकुर सेक्रेटरी डीएलएस से नाहन एट सिरमौर फिर आपका अभिनंदन करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे लीगल सर्विसेज सिक्योरिटी एक्ट 1987, जिसके सेक्शन 4, सेक्शन 12, सेक्शन 29 की पावर्स एक्सरसाइज करते हुए गवर्नर साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की कंसल्टेशन के साथ नेशनल लीगल सर्विसेज सिक्योरिटी फ्री एंड कॉम्पिटेंट, ध्यान दें, फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि आपको हम इनकॉम्पिटेंट लीगल सर्विस दें, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज आपको दें। कई जगह हमें गलतफहमी होती है कि क्या आपके चॉइस का हम आपको लॉयर देंगे। आप अगर जेठमलानी जी अभी नहीं रहे लेकिन इस तरह की कोई फालियस नारीमन या कोई टॉप का लॉयर आप करना चाहें तो क्या हम आपको देंगे? तो उत्तर है कि नहीं, आपकी मर्जी का नहीं। एक पैनल लॉयर की हम लिस्ट बनाते हैं जिसमें सीनियर बंदे होते हैं, 3 साल से नीचे हम नॉर्मली लेते नहीं है। ऑर्डिनरी तौर पे हम 3 साल से ऊपर के कॉम्पिटेंट लॉयर्स को उनकी फील्ड के एक्सपीरियंस को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज साहब एज ए चेयरमैन अपनी वो देते हैं और उसके बाद ही हम उनको सिलेक्ट करते हैं। उनका सारा ऑनरेरियम का जिम्मा नालसा, सालसा, डालसा, टीएलएसए का होता है। आपको 1 पैसे देने की जरूरत नहीं होती। कई शिकायतें आती हैं कि उन्होंने पैसा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, या आपको फ्री लीगल एड नहीं मिला क्योंकि आपसे एफिडेविट मांगा गया। कानून में बदलाव आ गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका मेयर सेल्फ अटेस्टेड भी हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन एक वार्निंग मैं ज़रूर देना चाहता हूं, कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम वो कभी भी रोक सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, डेफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसी जगह में हम फ्री लीगल एड नहीं भी देते। लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए किसी तरह का कोई भी राइडर नहीं लगाया गया, लेकिन आम जनरल कैटेगरी के लिए जो SC, ST या विक्टिम नहीं है किसी डिजास्टर के, या लड़की या बच्चे की श्रेणी में नहीं आते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर की श्रेणी में अगर नहीं आते हैं, तो उनको 3 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो सेल्फ अटेस्टेड एक वो डॉक्यूमेंट दे दें। मगर वार्निंग मैं आपको दे चुका हूं, गलत होने पर ये पैसा आपसे रिकवर किया जा सकता है। ऑर्डर 33, ऑर्डर 44, CPC में भी फॉर्मा पॉपरिस 1000 रुपये से कम के बंदे को माना गया है, गरीब और दरिद्र माना गया। लेकिन बैंक ऑफ कोचीन के हिसाब से ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर, जिनका भागवती जी के साथ बहुत बड़ा योगदान रहा इस फ्री लीगल एड की मुहिम को चलाने के लिए, मैंने आपको बताया पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में कि ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। नियोगी वकीलों को कहा करते थे, सभ्या जजेस को कहा करते थे। और भारत का ये जो सिस्टम है, ये कौटिल्य और समुद्रगुप्ता और विक्रमादित्य और गुप्ता पीरियड डायनेस्टी जब से जनपद बने तब से ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 37, 38 इसको वेलफेयर स्टेट बनाता है। सम्राट अशोका से ये हमने कॉन्सेप्ट लिया वेलफेयर स्टेट का, और वेलफेयर स्टेट का मतलब कल्याणकारी राज्य रिसोर्सेस का बहाना नहीं ले सकती। 1987 को ये कानून आया, स्टेट्स ने अपने रिसोर्सेस के बहाने लगाए, मगर फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 22/11/1995 1995, और उसको हम लॉ डे के रूप में भी मनाते हैं। हाँ, चैप्टर 3 में जिस सेक्शन 9 सबसेक्शन 7 के तहत मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, ये प्रक्रिया स्टेट ने शुरू की 22/11/1995। मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट की बात कर रहा हूँ। शीला बार्स का केस, सुखदास का केस, हुसैन आरा खातून का केस, खत्री का केस में हम देखेंगे किस तरह ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर, ऑनरेबल जस्टिस भगवती दास ने एपिस्टलरी जुरिडिक्शन में एक चिट्ठी लिखने पर, अगर हम RK आनंद का केस देखें, 3 साल की बच्ची की चिट्ठी पर भी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने काम किया। इस देश में मोहम्मद मुन्ना की जजमेंट आई, कोई वकील किसी टेररिस्ट या किसी हीनियस क्राइम के भी अपराधी को ये नहीं कह सकता कि मैं आपको फ्री लीगल एड नहीं दूंगा। जहां पर निर्भया के केस में पूरे इंडिया में वकीलों ने मना कर दिया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एमाइकस क्यूरी यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को फ्री लीगल एड के तहत पैसा देना पड़ा और अपॉइंट करना पड़ा, क्योंकि हम यहां अनहर्ड नहीं करते। एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस सेक्शन 304 CRPC के तहत कोई भी एक्यूज बिना अनहर्ड नहीं जा सकता। कोई वकील अगर उसको नहीं करता तो वो अनएथिकल माना जाता है, अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। फिर भी अगर कोई वकील तैयार ना हो तो हम डेफिनेटली उसको पैनल लॉयर में से देते हैं और वो मना नहीं कर सकता। ये ग्राउंड है मिसकॉन्डक्ट का सेक्शन 35 एडवोकेट एक्ट के तहत। दर्शन देवी का केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इसमें और ऑर्डर 33 रूल 9A को डिस्कस किया गया। आप हैरान रह जाएंगे कि ऑर्डर 33 रूल 9A में भी ये लिखा हुआ है कि इंडिया में जस्टिस मार्केट ना बन जाए, न्याय एक मार्केट कमर्शलाइज ना हो जाए, केवल अमीर आदमी के लिए ना हो जाए। बैंक ऑफ कोचीन में भी ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर जी ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो इसका ये मतलब नहीं है आपने कोई अपराध किया है। बीइंग दरिद्रा इन ए लैंड, मतलब बीइंग पुअर इन ए लैंड ऑफ दरिद्रा इज नो मोर क्राइम।
और इसीलिए गरीब आदमियों को हम सिविल अरेस्ट भी नहीं करते हैं, जेल नहीं करते हैं इंसॉल्वेंट अगर वो डिक्लेयर हो जाता है। इंदिरा गांधी वर्सेस नाथ नारायणन और मिनर्वा बिल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जिसमें ये कहा गया कि रूल ऑफ लॉ से ये देश चलता है और कल्याणकारी राज्य का एक ऑर्गन जुडिशरी भी है और जुडिशरी को भी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 39A, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक्नॉलेज किया गया है तो ये जुडिशरी की ड्यूटी बनती थी। अगर ये जुडिशरी की ड्यूटी बनती थी तो इसीलिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में डीसी साहब के साथ साथ जुडिशरी के जजेस को सेक्रेटरी की पोस्ट देकर उनको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बनाया गया, मॉनिटरिंग एंड मेंटोरिंग कमिटी बनाई गई, फ्रंट ऑफिसर्स, पीएलवी, रिटेनर लॉयर, पैनल लॉयर, ये सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्रिमिनल या सिविल केसेस में आपको प्रोसिक्यूट एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के लिए फ्री लीगल एड यानी मुफ्त का वकील, मुफ्त का पब्लिकेशन चार्जेस, समन्स के खर्चे, कमीशन बिठाने के खर्चे, इवन अपील करने का राइट, हर कुछ दिया गया। आप जेल में है तो जेलर के थ्रू आपको यह अधिकार दिया गया। जेल वालों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह डायरेक्शन दी है, सीसीटीवी कैमरे हर जेल में लगेंगे, हर हॉस्पिटल में हम लगा रहे हैं ताकि डिग्निफाइड ट्रीटमेंट हो डेड बॉडीज के साथ। पुलिस वालों के स्टेशंस में भी डिस्प्ले बोर्ड लगे, बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगे जहां ये लिखा हो कि आपके फ्री लीगल एड का राइट है। जोगिंदर अरीनेस की लगातार जजमेंट के बावजूद जरीना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2021 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस देश में 70% से ज्यादा अंडर ट्रायल बेलेबल ऑफेंसेस में हैं या उससे ज्यादा सजा जितना वो काट सकते हैं उससे ज्यादा तो वो अंडर ट्रायल रह लेते हैं। और इसीलिए कोरोना में हमारी ड्यूटी बनाई गई, फोर्टनाइटली हम रिपोर्ट भेजते हैं। हमारे जेल के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है जिसको फ्री लीगल एड नहीं मिल रहा, उस फ्री लीगल एड पैनल लॉयर के थ्रू हम उसको अवेयर करते हैं। सेक्शन 436 क्या है, 436A क्या है, 437 क्या है, 445 क्या है, ताकि अगर उसके पास कोई श्योरिटी भी नहीं है तो वो कैश रुपया जमा करा के बेल आउट ले सकता है। और अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो पर्सनल बॉन्ड पे भी हम उसको छोड़ देते हैं। अगर उसने जितना उसको सजा मैक्सिमम मिल सकता था उससे ज्यादा जेल काट लिया तो भी हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर वो कोविड-19 से ग्रस्त है अनफॉर्चुनेटली तो जो उसको अलग से एक वार्ड दिया जाता है, अलग रूम दिया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट का राइट जेल में ही प्रोवाइड किया जाता है। और कंजेस्टेड जेल ना हो तो उनको पैरोल, फरलो ऐसी चीजों में छोड़ने का भी और रिलीज करने का भी आदेश दिया गया है। सोशल एक्शन लिटिगेशन का जजमेंट अगर हम देखें, कृष्णा अय्यर भागवती जी ने बेसिकली एक कमेटी बिठाई थी और उनके कमेटी के चेयरमैन थे भागवती साहब। और अथक प्रयास 1952 से जो शुरू हुआ भागवती कमेटी से होते हुए सोशल एक्शन लिटिगेशन तक, 14th लॉ कमीशन की रिपोर्ट तक, अल्टीमेटली उसने एक रिपोर्ट दी जो ऑर्डर 33 रूल 9A CPC में भी लिखा गया कि भाई जो सबसे बेसहारा, सबसे लाचार आदमी है, जैसे गांधी जी का तालिस्मान, उस तक भी कानून जो है वो फ्री लीगल एड के रूप में पहुंचे। नागरिक सलाह केंद्र बनाए गए, PIL बनाए गए 1977 तक। ये सारा काम SP गुप्ता जी की जजमेंट लिखने वाले ऑनरेबल जस्टिस भागवती जी और कृष्णा अय्यर जैसे ऑनरेबल जस्टिसेस ने किया। 1851 में वैसे फ्रांस ने ये पूरे वर्ल्ड को दिया। मैंने आपको बताया भारत का इतिहास तो उससे भी पुराना है, 1000 साल पुराना है, 7000 साल भी अगर मैं पुराना कहूँ तो गलत नहीं है। वर्ल्ड की पहली किताब ऋग्वेद और उसके बाद याजनवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति जैसी किताबों में भी न्याय व्यवस्था के बारे में सारा का सारा वर्णन है, फ्री लीगल एड के बारे में वर्णन है। पर फ्रांस ने 1851 में दिया तो 1944 में ब्रिटेन ने दिया। विस्काउंट साइमन लॉर्ड चांसलर हुआ करते थे जिन्होंने रस्क्लिफ कमेटी बिठाई थी ताकि फ्री लीगल एड दिया जा सके। इतने सारे कानून के प्रोविजन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने यह कहा है हर कॉलेज को, हर लॉ कॉलेज को एक गांव अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट लीगल एड नहीं होगा, हमारे फ्रंट ऑफिस के या लीगल एड क्लिनिक में बैठने वाले हमारे स्टूडेंट्स अगर खुद कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, उनको शीला बार्स की जजमेंट, सुखदास की जजमेंट का नहीं पता होगा और किस तरह सेक्शन 11 1987 के कानून में IS हो या NGO हो या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, उनको कोऑर्डिनेशन में काम करना है। और ये बात ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में कही थी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं फेल हो जाएंगी। अगर हम सेंटर फॉर लीगल रिसर्च की जजमेंट देखें, उसकी गाइडलाइंस हैं कि NGOs को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए और हम किस तरीके से जो है फ्री लीगल एड ट्रिकल डाउन कर दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो ये कानून है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ये रेवेन्यू कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट हमारी और क्वासी जुडिशियल यानी कि जो आधे जिसमें एडजुडिकेशन का काम तो होता है पर पूरी तरह से जज नहीं होते, और इवन जो हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं उन सब पे ये मिलता है। आपका मामला कहीं पर भी हो, सेक्शन 12 के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये सारे अधिकार मिलेंगे। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 में कौन कौन एंटाइटल्ड हैं?
हिमाचल में कितना फाइनेंशियल आपका लिमिटेशन है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप तीसरे वीडियो का वेट करें।